हेलो दोस्तों, पॉन्टिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरटीई 2009 और एनसीएफ 2005 को अच्छे से कवर करेंगे। इनसे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सब फैक्ट को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला पॉइंट है, वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 ए के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं, इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया, इसीलिए इसे आरटीई 2009 कहते हैं। ठीक है, जो 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ था। ये बात बहुत ज़रूरी है, याद रखना। अक्सर लोग 2009 ही टिक कर देते हैं। अगला पॉइंट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझातीय है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, आरटीई का ऑफिशियल नाम द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, जिसे हिंदी में कहते हैं निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अगला पॉइंट है, धारा 12 क्या कहती है, आरटीई 2009 के अनुसार 25% सीटें जो हैं गरीब बच्चों के लिए आरक्षित की जाएं, जिनसे कोई भी फीस नहीं लगेगी। अगला पॉइंट है, धारा 13 क्या कहती है, प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना देना होगा। अगर आप आरक्षित सीटों पर भी फीस लेंगे तो उस पर 10% जुर्माना देना होगा। अगला पॉइंट है, धारा 14, किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट है, धारा 15, बच्चे को शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में प्रवेश दिया जाएगा। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, धारा 16, स्टूडेंट को न तो क्लास में रोका जाएगा और न ही विद्यालय से निकाला जाएगा। यानी आप किसी भी बालक को छुट्टी होने के बाद नहीं रोक सकते विद्यालय में। अगला पॉइंट है, धारा 17, बच्चों को शारीरिक दंड देना, प्रताड़ित करना मना है। ठीक है, ये वाला फैक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है। अगला पॉइंट है, धारा 24, शिक्षक के कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगला पॉइंट है, धारा 27, आरटीई 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, जैसे जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंधन। ठीक है। अगला पॉइंट है, धारा 28, शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अक्सर ये पूछा जाता है। अगला पॉइंट है, आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र शिक्षक का अनुपात होता है 30:1। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। केवल कब है ये, प्राथमिक कक्षाओं के लिए। अगला पॉइंट है, आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 35:1 हो जाता है। यानी जूनियर लेवल पर बच्चों का जो अनुपात है वो 5 और बढ़ जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात 40 हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी विद्यालय में 200 से अधिक हैं तो यही रेशियो फिर आगे चलकर 40:1 हो जाएगा। अगला पॉइंट है, यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हैं तो इसके लिए प्रावधान है, 1 प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक होंगे। अगला पॉइंट है, आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे होंगे। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस, देखिए ये 800 घंटे होंगे। अगर इसे दिन में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएंगे। ठीक है।
अगला पॉइंट है आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य। ये बात थी प्राथमिक स्तर की। अगला है वही घंटे 200 और बढ़ जाएंगे, यानी कि ये 1000 घंटे हो जाएंगे। और अगर दिन की बात की जाए तो 20 दिन बढ़ जाएंगे। वहाँ कितने दिन थे? 200 दिन थे और यहाँ पर 220 दिन हो जाएंगे। अगला पॉइंट है आरटीई 2009 के अनुसार किस कक्षा तक बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता? तो दिया गया है कक्षा 8 तक। अगला पॉइंट है आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बालकों को घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। यही हमारा आरटीई कहता है। अगला पॉइंट है आरटीई 2009 के अनुसार एसएमसी, इसकी फुल फॉर्म होती है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, का अध्यक्ष होता है अभिभावक। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है इस अधिनियम के अनुसार स्कूल के विकास के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा। अगला पॉइंट है आरटीई 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए? तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था, यानी आरटीई 2009 के द्वारा ही समावेशी शिक्षा पर महत्व दिया गया। आगे देखते हैं। आरटीई 2009 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा 18 वर्ष तक है। देखिए दिव्यांग बालकों के लिए 4 वर्ष प्लस कर दी गई है। साधारण बालकों के लिए 6 से 14 वर्ष होती है, जबकि दिव्यांग बालकों के लिए 6 से 18 वर्ष तक के लिए शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है। अगला पॉइंट है भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बना? तो 135वां देश बना था। अगला पॉइंट है आरटीई 2009 के तहत अध्यापक के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास व लागू करने का अधिकार किसे होगा? तो केंद्र सरकार को होगा। आगे देखते हैं। अब शुरू होता है एनसीएफ 2005। देखिए एनसीएफ 2005 से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे फैक्ट को इसमें लिया गया है। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे। सबसे पहला पॉइंट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित हो। देखिए एनसीएफ ने सबसे ज्यादा बल जो दिया था बाल केंद्रित शिक्षा पर ही दिया था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में भी किया गया है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है। अगर क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्ट यहीं से पूछ लेता है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत क्या कहते हैं? सबसे पहला सिद्धांत है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। अगला सिद्धांत है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। उसके बाद है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो बल्कि बाल केंद्रित हो। कैसी हो? बाल केंद्रित। अगला सिद्धांत क्या कहता है? विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, यानी बालकों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे बालक खुद से सीखने की कोशिश करें। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। अगला पॉइंट है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी कि एनसीएफ 2005 का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा
किया गया एवं इसको पूर्ण करने का कार्य निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। इसे भी याद रखेंगे कि एनसीएफ जो है किसके नेतृत्व में किया गया, तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, इसका प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, तो हर विद्यार्थियों को उसे व्यक्त करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। आगे देखते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव। इसके सुझाव क्या क्या थे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे। सबसे पहला सुझाव क्या है देखते हैं, किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। यानी जरूरी नहीं है कि हर सूचना जो है ज्ञान होगी, कुछ सूचनाएं गलत भी हो सकती हैं। ठीक है, विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। आगे क्या कह रहे हैं, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग किया जाए। सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। एनसीएफ 2005 बिना बोझ के शिक्षा पर जोर देता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को मातृभाषा में शिक्षण कार्य कराया जाए। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं। आगे कह रहे हैं मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। इसका अर्थ है यानी किसी भी चीज की कीमत को अगर आप बता रहे हैं तो उस पर केवल उपदेश नहीं दिए जाएं, बल्कि वातावरण में ले जाकर उसकी डायरेक्ट स्थिति जो है उसे दिखाया जाए। बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान कराना। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। शिक्षकों को एकेडमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाए जाएं। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। मानसिक स्तर पर योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण। शांति को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन कराना। बालकों को, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे, बालकों को चहुर्मुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना चाहिए। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र बिना भार के अधिगम। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति दृष्टिकोण प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति प्रकृति अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किसकी समझ प्राप्त होती है? रचनावाद से समझ प्राप्त होती है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सुविधादाता की होनी चाहिए। डायरेक्ट फैक्ट यहीं से उठाया जाता है कभी कभी। एनसीएफ की फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी भाषा सिखाने का उद्देश्य बहुभाषावाद के अंतर्गत आता है। एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, यानी लर्निंग बाय डूइंग पर बल देता है। दोस्तों, हमने एनसीएफ 2005 और आरटीई 2009 पूरी तरीके से कवर कर लिया है। इससे बाहर किसी भी एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जा सकता।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।